दोस्तों, आज हम 8 जनवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। आज न्यूज़ बहुत सारी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम न्यूज़ को कवर कर सकें, ठीक है? तो इसीलिए मैं जो रिपिटेशन होगा वो ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो में बैक जाना और फिर से देख लेना। चलिए, सबसे पहले हम कल के आंसर को देख लेते हैं कि भई सबसे पहला क्वेश्चन था जो हमारे सारे के सारे पीवाईक्यू थे कि अगर क्लाउडी नाइट होती है, तो ड्यू ड्रॉप फॉर्म क्यों नहीं होती हैं? मतलब कि ओस फॉर्म क्यों नहीं होती है? तो देखो जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्लाउड होते हैं ना, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब कि क्या है, एक समझ लीजिए ये हाई क्लाउड है, ये हमारा सरफेस, ये हाई क्लाउड है और ये यहाँ पे लो क्लाउड है, ठीक है? कोई भी अगर हीट आ रही है ना, तो जो हाई क्लाउड होगा वो हीट को आने देगा। साथ ही साथ जब हीट वापस जाना चाहेगी, तो वो हीट को वापस जाने नहीं देगा। जबकि जो हमारे लो क्लाउड रहते हैं, वो कोई भी हीट ऊपर से आ रही होती है, उसको तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तभी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? और साथ ही साथ अगर कोई ऑलरेडी हीट यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे समझ लीजिए यही हीट यहाँ से निकल रही थी, तो वो उसको निकलने भी देंगे। मतलब कि जो लो क्लाउड होते हैं, वो हमारे लिए गुड होते हैं कि वो हीट को आने भी नहीं देंगे, अगर कोई जाना होगा, तो जाने ज़रूर देंगे। अभी समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, कि क्लाउड बहुत ज़्यादा है। तो जो हीट होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पाएगी, ठीक है? और हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी, उसका मतलब क्या है, जो नीचे का टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर हाई होगा और टेम्परेचर हाई होगा, उसका मतलब क्या है कि आपका कभी भी ड्यू फॉर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि ड्यू कब फॉर्म होता है? जब टेम्परेचर हमारा लो हो, ठीक है? लो टेम्परेचर होगा तभी वो जो गैस होगा, वो हमारा वाटर में कन्वर्ट होगा, राइट? तो अगर टेम्परेचर ही आपका हाई है तो चांसेस ही नहीं है कि ड्यू ड्रॉप फॉर्म हो। तो हमारा इधर आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर। अरे गलत मार्क कर रहा हूँ मैं। आंसर शुड बी क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक अर्थ रेडिएशन, ठीक है? क्योंकि क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया ना और रेडिएशन को बाहर जाने नहीं दिया तो यहाँ पे गर्म टेम्परेचर ही रहा, गर्म रहा तो हमारा ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं हुआ। फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है भाई? उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखो 4 स्टेटमेंट पूछे गए थे, हमें सिर्फ करेक्ट मार्क करना था। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? अगर आपको नहीं आता है ना तो भी ये आप कर सकते थे। सबसे पहले तो आपको वो हमारा पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जी, एक्स, यू, वी, आई, आर और आई आर के बीच में एम, मतलब गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और हाँ, ये देखो ये यूपीएससी ने शायद 2019 में क्वेश्चन पूछा था और इसी के जैसा फिर क्वेश्चन जो हाई क्लाउड रोल क्लाउड वाला है, वही क्वेश्चन उन्होंने 2022 में पूछा था, उसके ही बेस पे। और सेम यही है कि ये जो जीएक्सयूवी-आईआर वाला मैं बता रहा हूँ ना, ये 2023 में पूछा था और फिर उसी के बेस से क्वेश्चन उसके जैसा ही क्वेश्चन 24 में पूछा था। इसीलिए पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है कि भई टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, सन से जितना भी इंसोलेशन आ रहा है, उसमें से इक्वेटर के ऊपर रफली 10 टाइम्स है मोर देन पोल्स, कि पोल्स पे जितना आता है उसके 10 टाइम्स इक्वेटर पे आता है। तो देखो ये हो जाता है डेफिनिट चीज़ है, भले ही यहाँ पे रफली लिखा हुआ है बट 10 गुना होगा या नहीं होगा किसको पता? हो सकता है ना कि 9 गुना भी हो, 8 गुना भी हो, हमें तो पता ही नहीं है और 10 टाइम्स इज़ वेरी मच। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि हम उधर एग्ज़ाम में बैठे-बैठे इसको हल्का-सा गलत कर दें कि चलो इसको मैं गलत मानता हूँ, मान सकते हैं, फिर आगे का देखते हैं, ऐसा लगेगा तो फिर देखा जाएगा। फिर लिखा है कि भई इंफ्रारेड वेव्स कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। अगेन थोड़ा-सा हार्ड है ना, कि जितना भी इंसोलेशन आ रहा है, उसमें से 2/3 जितना भी है, वो इंफ्रारेड का है। तो अगेन हम इसको मान सकते हैं कि भई इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं और गलत मानते हैं। फिर बोला है कि इंफ्रारेड वेव्स लार्जली ऑब्जर्व्ड बाय वाटर वेपर कॉन्संट्रेट इन लोअर एटमॉस्फेयर। अभी देखो, ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, राइट? कि वाटर वेपर जितने भी होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं और हीट में यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स है तो डेफिनेटली उसको भी ट्रैप करेंगे, राइट? तो ये स्टेटमेंट सही तो है भाई, उसको हम मान तो सकते हैं कि हाँ भाई ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिखा ही हुआ नहीं है कि जिसको पकड़ के हम गलत माने। और चौथा स्टेटमेंट है कि इंफ्रारेड वेव्स इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। बट यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, विजिबल तो लाइट ही अलग से होती है, राइट? तो उसका तो पार्ट है ही नहीं, ये टोटल गलत है क्योंकि इंफ्रारेड के बाद विजिबल आता है या फिर वाइस वर्सा, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, ठीक है? तो अभी देखो ये चौथा तो गलत ही हो गया, तीसरा सही ही है और ऊपर वाले 2 में हमें डाउट लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तीसरे को सही मानते हैं और एक्चुअली आंसर भी क्या था? तीसरा ही सही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10 टाइम्स लिखा है ना वो एक्चुअली होता है 1.5 टाइम्स। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अ, देखो ये भी ईज़ी था, ये हमने कल वैसे किया हुआ है, फिर भी ये ईज़ी था।
सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई एज पर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, मतलब ये वही फॉरेस्ट एक्ट की बात की रही है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव राइट टू फेल द बाम्बूज ग्रोन इन फॉरेस्ट एरिया। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना, वो जंगल में कोई बाम्बू है तो उसको काट सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो कभी भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं काट सकते हैं, बल्कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां से काट सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो गया, राइट। तो हम पहला जिधर भी है उसको हटा देते हैं। ये पहला हट गया, यहाँ पे भी पहला हट गया। अभी देखो दोनों में 3-3 तो है, तो मतलब 3 को हम देखेंगे ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं अभी कि भई एज़ पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बाम्बू इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, हमने ये देखा था, राइट, कि दूसरा तो सही है भई। बाम्बू, ब्रशवुड, टीक, केन्स ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, कल हमने सब देखे थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया भई? बी हमारा आंसर हो गया। तो इन शॉर्ट जभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, थोड़ा-सा दिमाग खोल के सॉल्व कीजिए, या फिर इवन एग्ज़ाम में भी बैठे हो तो दिमाग खोल के उसको करना है। चलिए अभी ये मेंस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा जल्दी करेंगे। आज ना न्यूज़ काफ़ी है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जल्दी-जल्दी कर लें, बट हो नहीं पा रहा है। चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था क्या कि कोई कोस्टल सैंड माइनिंग इल्लीगल हो या फिर लीगल हो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट बता दिया कि ये है तो सही ही, यहाँ पे कोई दो राय है ही नहीं कि भाई कोस्टल सैंड माइनिंग अगर हो रही है, लीगल या इलीगल, ये थ्रेट है भाई। तो हमारा ये एक डायमेंशन हो गया कि हमें ये तो मान ही लेना है कि हाँ भाई ये थ्रेट है। दूसरा क्या बोला है कि एनालाइज करना है सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट को ऑन इंडियन कोस्ट। ओके, ये सेम डायमेंशन है, राइट, कि एनालाइज करना है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और सिर्फ एनालाइज नहीं करना है, साथ में हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि भाई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए। तो देखो यहाँ पे कायदे से हमें एक ही चीज पूछी गई है कि एक तो कैसे ये जोखिम है या फिर कैसे इम्पैक्ट देता है। तो अभी एक ही पूछी गई है, फिर भी हमारा फर्ज क्या है कि हम दूसरी चीज लिखेंगे, कौन सी? मेजर्स लिखेंगे, क्योंकि मेजर्स जरूरी ही होते हैं हर जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? देखो 2-3 इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो पेन मुझे छोटी करने दीजिए कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो सकता है कि भाई सैंड माइनिंग होती क्या है? आपने उसको डिफाइन कर दिया। ईज़ी होगा ये इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा, आपको कोई डेटा पता है कि भई ये इतनी-इतनी सैंड माइनिंग होती है, ऐसे होती है, या फिर कोई रिसेंटली इवेंट हुआ हो, वो आपको पता हुआ है, तो उसको आप कोट कर सकते हो, ठीक है? वो करंट अफेयर बेस्ड होगा कि कोई इवेंट को आपने कोट कर दिया। या फिर कुछ भी नहीं आता है, ना ही आपको डेफिनिशन आ रही है, ना ही आपको कोई डेटा पता है, ना ही कोई करंट अफेयर की चीज़ पता है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में लिखा हो वही का वही लिख देना है कि भई सैंड माइनिंग पोजेसेस अ बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट एज़ डिस्कस्ड बिलो। और हाँ, एज़ एज़ इंडियन कोस्ट, ठीक है? इंडियन कोस्ट का बोला है, टू इंडियन कोस्ट एज़ डिस्कस्ड बिलो। और फिर आपको बता देना है। ये बेस्ट इंट्रोडक्शन रहता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, डू रिमेंबर इट, नहीं आता है तो उधर सोचने में दिमाग नहीं लगाना है कि यार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसमें आप 3 मिनट सोच लिए तो खत्म हो गया, आपका एक क्वेश्चन ही छूट जाएगा आगे। उधर आपको बस जल्दी-जल्दी लिखना होता है, ठीक है? बट सैंड माइनिंग की डेफिनिशन ईज़ी होती है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आ रही होगी। जैसे कि सैंड माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द लैंड और ओशन और एनी एनवायरनमेंट। और ये ठीक है कि सैंड माइनिंग वही होती है कि रेत आपने चोरी-छुपे निकाल ली, चोरी से निकाली या फिर परमिशन से निकाली, बट रेत को निकालना वही है माइनिंग। अभी देखो मुझे ये पता नहीं था कि ये डेफिनिशन एनजीटी की है, बट फिर भी मैंने एनजीटी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनजीटी एकलौती बॉडी है जो कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसमें जजमेंट सुनाती है। और माइनिंग तो आपको पता है बहुत बड़ा क्राइम है, तो डेफिनिटली क हर जगह पे होता होगा। तो एक बार तो एनजीटी ने बोला होगा ना कि सॉइल माइनिंग क्या होती है। सिर्फ मैं गेस कर रहा हूँ, बोला ही होगा, राइट? तो हमें साइड में लिख देना है कि एज़ पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और मैंने देखो सर्च नहीं किया हुआ है, आप पर सर्च करके देख लेना, ये डेफिनिटली बोला होगा, आई एम डैम श्योर। और इवन देखो मैंने यहाँ पे एनजीटी लिखा ना, आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो भी एकदम सही होता। मुझे उधर एनजीटी सूझा तो मैंने एनजीटी लिख दिया। ये आपको झूठ बोलना आना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, बट रेलेवेंट झूठ, जो कभी भी गलत न हो पाए। गलत हो पाए वो झूठ लिखोगे, आपके मार्क्स माइनस होंगे, यूपीएससी माइनस करता है। तो ऐसे झूठ-मूठ नहीं लिख देना है, बट ऐसा झूठ जो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनिशन एकदम ईज़ी हो गई। आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोस्टल सैंड माइनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि मेजरली हमें कोस्ट का ही पूछा हुआ था, तो हम कोस्ट पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, कि कोस्ट की क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा, बायोडायवर्सिटी इम्पैक्ट हो जाएगी, जैसे कि ऑयल रिडली टर्टल जो होते हैं ओडिशा में, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखो ये भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, बट मुझे ये पता है कि ओडिशा की पूरी कोस्ट में हमें ऑलिव रिडली टर्टल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और अगर कोस्टल एरिया में माइनिंग हो रही है और अगर ओडिशा में भी माइनिंग हो रही है, तो इनको इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कॉमन सेंस है।
तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मुझे कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे होगा। फिर वही वाटर पॉल्यूशन होता है, कोई भी स्टेट का आप एग्ज़ाम्पल लिख दीजिए, भई ओशन पॉल्यूशन अराउंड तमिलनाडु कोस्ट। मुझे ये सूझा, आप चाहो तो गुजरात लिख दीजिए, वेस्ट बंगाल लिख दीजिए, क्योंकि अगर माइनिंग हो रही है, कोई भी स्टेट में हो रही है, तो पॉल्यूशन तो होने ही वाला है। ये होता है स्मार्टनेस, कि आपने कहीं पे भी लिख दिया है, ठीक है? और ये आपको भी करना है और सीखना है। फिर वही चेंज इन कोस्टल लैंडफॉर्म्स, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कोस्टल इरोजन हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा डेटा था कि भई इरोजन कितना हमारा कोस्ट हो रहा है उसका, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर वही सी लेवल राइज़ हो रहा है केरला के अंदर, ये भी मुझे पता था कि हाँ भई ऐसा हो रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है और आप ऐसे भी गेस करके भी लिख सकते हो। और फिर लॉस ऑफ एस्पायर्ड विज़न, जैसे कि हमारा विज़न है ना कि भई ब्लू इकोनॉमी हासिल करेंगे, ग्रीन जीडीपी, वन हेल्थ अप्रोच, ये सब तो वायलेट हो रहे हैं क्योंकि हम कोस्टल माइनिंग करके सब बिगाड़ दे रहे हैं। ओके, अभी देखो मेजर्स, 4 हमने इम्पैक्ट लिखे, 4 हमने मेजर्स लिख दिए, 3 मेजर्स लिख दिए चलिए। मेजर्स क्या है कि भई सबसे पहले तो रिविज़िट करना है हमें एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। देखो सेम पॉइंट है जो मैं बताता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि भई स्ट्रेंथनिंग एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क या फिर मैकेनिज़्म, यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ड बदल दिया है रिविज़िट, क्योंकि हर बार आपको सेम लाइन तो नहीं लिखनी है ना, कुछ वर्डिंग चेंज कर देनी है, मतलब भले ही सेम रहे। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, जैसे कि सॉइल को एज़ अ मेजर मिनरल हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत है अंडर एमएमडीआर एक्ट। अभी देखो इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है, तो ही आप ये पॉइंट लिख सकते हो। मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया। जो सॉइल है ना, उसको हमने कुछ नोटिफ़ाई नहीं किया हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको मेजर मिनरल नोटिफ़ाई कर दीजिए एमएमडीआर एक्ट के अंदर। अगर मेजर मिनरल नोटिफ़ाई हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी परमिशंस चाहिए होगी उसकी माइनिंग के लिए। तो जो भी लीगल माइनिंग है, उसको आप कुछ हद तक रोक पाओगे। फिर डिमार्केशन करना है माइनिंग अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनको, जैसे कि भई इम्पोर्टेंट बायोडायवर्सिटी एरिया बता दिया या फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बता दिया, अगर वो ज़्यादा अफेक्टेड है। और फिर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लानी है और पॉलिसी भी स्ट्रेंथन करनी है ताकि हम इल्लीगल सैंड माइनिंग को रोक सकें। कॉमन सब बातें हैं, ठीक है? ऐसा कोई भी मैंने तीर नहीं बताया हुआ है कि जो आपको ना पता हो, कि चोरी करनी है, रोकनी है तो क्या है, पब्लिक को बताओ कि भई चोर आया तो हमें बता देना, और जो आपकी पॉलिसी है उसको भी स्ट्रेंथन करो। सेम है सैंड माइनिंग का भी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया नोटिफ़ाई करना, तो ये हर जगह पे लागू होता है। कोई भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और वहाँ पे कोई आपको दिक्कत आ रही है, डिज़ास्टर विज़ास्टर कुछ भी है, तो आप लास्ट में यही लिखोगे कि जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करके ज़ोनिंग कर दीजिए। मैंने बस यहाँ पे उसके नाम लिख दीजिए कि भई बायोडायवर्सिटी एरिया और प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है? और एट लास्ट में क्या लिखा है कि भई हाँ, आपकी बात सही है कि सैंड माइनिंग से मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारे इश्यूज़ लिखे हैं ना, तो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज़ बहुत ज़रूरी है सैंड माइनिंग का, ठीक है? अभी देखो मैंने यहाँ पे टोटली मना नहीं कर दिया है कि इसीलिए सैंड माइनिंग को बंद कर दीजिए, वो बकवास बात हो जाएगी एकदम ही, क्योंकि सैंड तो ज़रूरी है ना हमें, तो माइनिंग तो करनी ही पड़ेगी, बट रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर डिस्कस हो गया। अभी आपके आज के आंसर कौन से रहेंगे, क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, सॉरी, ये 2 आप क्वेश्चन रहेंगे, अगेन दोनों पीवाईक्यू है, और ये एक प्रीलिम्स मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये भी पीवाईक्यू है। अभी देखो ये जो हम अर्थक्वेक डिस्कस करने वाले हैं ना, अर्थक्वेक के अंदर ये आपका ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वही क्वेश्चन आएगा। चलिए अभी आज का हम न्यूज़ शुरू करते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले पोलर वर्टेक्स होता क्या है? तो देखो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है? ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज़ साइकिल में ये सब कुछ हवाएँ-ववाएँ घूम रही है। ओके, देख लेते हैं क्या होता है, नीचे आ जाइए। नीचे की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए यहाँ पे ही देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ना, कि जैसे साइक्लोन की तरह ऐसे हवाएँ-हवाएँ घूम रही है, इस एरियाज़ में दोनों में। अब ये ना दोनों बाजू होता है सबसे पहले तो, साउथ में भी होगा और नॉर्थ में भी होगा। बट इन लोगों ने भई साउथ में बताया हुआ नहीं, बट दोनों बाजू होता है। इन शॉर्ट ये है क्या? तो ये एक लो प्रेशर एरिया है, जिसके आजू-बाजू कोल्ड एयर घूमती रहती है। अभी आप बोलोगे लो प्रेशर में कोल्ड एयर, लो प्रेशर में तो भई वार्म एरिया होती है। नहीं, गलत बात है। कोई भी एरिया पे अगर आपकी जो एयर है वो राइज़ कर रही है, तो उसको हम लो प्रेशर बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया हाई टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है वो लो टेम्परेचर वाला भी हो, कोल्ड एयर भी हो, बट अगर वहाँ पे एयर राइज़ कर रही है, तो उसको हम लो टेम्परेचर प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर की बात है। अभी देखो आपको ये तो पता है कि दोनों जो पोल्स हैं, पोल्स हमारे ठंडे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ठंडी हवा भी हमारे पास होती है और जो कोरियोलिस फ़ोर्स होता है, जो हमारी अर्थ घूमती होती है, उसकी वजह से ये हवा होती है ना, उसको भी थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट मिलता है और ये भी घूमती रहती है। और 2 टाइप की ऐसी हवाएँ हमें घूमती हुई मिल जाती है पोल्स पे। एक तो होता है ट्रोपोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स और दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक। आपको ये सब एटमॉस्फेयर की लाइन्स तो पता है, ठीक है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर इसके ऊपर आता है। तो जो ट्रोपोस्फेरिक है, वो हमें विदिन 10 टू 15 किलोमीटर देखने को मिल जाती है और जो स्ट्रेटोस्फेरिक है, वो हमें 15 टू 50 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। और देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला बहुत ऊपर है ना,
तो ये जब समर-वमर आएगा ना तब डिसअपीयर हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं टिकेगा। जबकि जब ठंडी आएगी, ऑटम-वॉटम होगा तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बट जो ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स है, वो टिकता है भई। ये कुछ डिसअपियर-विसअपियर नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है, ठंडी हो या गर्मी हो, हम अड़े हुए हैं। ओके, डन है। तो आप समझ गए कि कुछ पोल्स पे ठंडी हवाएँ घूम रही है, लो प्रेशर वाले एरिया में, ये पोलर वॉर्टेक्स है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रेटोस्फेरिक और एक ट्रोपोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक है वो हमेशा हमें देखने को मिलता है, बल्कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक है वो कभी-कभी चला जाता है अगर बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो। और ये कौन-सी डायरेक्शन में घूमता है, किस तरीके से, तो काउंटर क्लॉकवाइज़ घूमता है। तो देखो, अगर आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन कोई बन रहा है तो क्या-क्या बन सकता है? 1 तो लो प्रेशर में आता है, दूसरा कोल्ड एयर होती है, तीसरा दोनों पोल्स में होता है, ठीक है? कि दोनों ऊपर-नीचे होता है, चौथा काउंटर क्लॉकवाइज़ होता है, पाँचवाँ ये एक ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक में डिफरेंस। ये 5 टाइप से आपको स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। और आज सिक्स्थ भी, कि कौन से टाइम पे ये मजबूत होता है और कौन से टाइम पे ये कमज़ोर होता है। तो जब-जब गर्मी आएगी ना, तब ये कमज़ोर होगा और जब-जब ठंडी आएगी, तब ये मजबूत होगा। तो पोलर वॉर्टेक्स से अगर क्वेश्चन आता है तो ये 6 से ही आएगा, बाकी और एक भी नहीं आ सकता है, वो मेरी गारंटी है। हाँ, उसके कुछ इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं, हाँ, कि इसका इम्पैक्ट क्या है वो अलग बात है, पर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है। अभी देखो, ये एकदम ठंडी हवा होती है, मतलब एकदम ठंडी हवा है और इसको ना जेट स्ट्रीम बाँधे रखती है। अभी जेट स्ट्रीम क्या होती है, वो बताना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे आ जाइए पीछे एकदम ही। ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है? साइड से दिखाई हुई है मैंने। ये इक्वेटर है हमारा और इक्वेटर एकदम गर्म होता है तो क्या होता है, हवा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राइज़ कर रही होती है। पेन बदलो भई। राइज़ कर रही होती है हवा हमारी, ठीक है? फिर एक टाइम तक हवा जो हमारी है वो राइज़ करेगी और फिर एक लेफ्ट जाएगी, एक राइट जाएगी। पर ये लेफ्ट राइट जाते हुए कुछ हवाएँ यहाँ पे ही बच जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा एयर मास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है? ये एयर मास है, थोड़ा-सा बच जाएगा। और ये पूरे अर्थ पे होगा ना, क्योंकि ये तो मैंने 2D में बताया है, हर जगह से हवा राइज़ कर रही होगी, ठीक है? यहाँ पे भी थोड़ा एयर मास बचा है, यहाँ से राइज़ की होगी, यहाँ से एयर मास बचा है, यहाँ से भी एयर मास बचा है। तो ऐसा हर जगह पे कुछ-कुछ, कुछ-कुछ एयर मास बचा होगा। अब यही एयर मास को ऊपर-नीचे होगा ना थोड़ा, कि यहाँ पे भई थोड़ा हाइट यहाँ पे राइज़ हो गई थी, यहाँ पे एकदम ऊपर राइज़ हुई थी, ये एरिया नहीं था, तो थोड़ा ऊपर-नीचे एयर मास पड़ा हुआ होगा, ठीक है? अब इस सारे के सारे एयर मास को आप जोड़ देते हो, जो कि जुड़ेगा एक बार, क्योंकि एक जो एयर मास है वो साथ-साथ में ही होगा, तो एक बार में एक साथ आ जाएगा और ऐसा पूरा का एयर मास की एक लाइन बन जाएगी, पूरे अर्थ पे। क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एयर मास, एयर मास, एयर मास, एयर मास होगा, तो पूरे अर्थ पे एक लाइन जैसी बन जाएगी। और देखो, लाइन कहाँ पे बनेगी हमेशा, एयर मास इकट्ठा कहाँ पे होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा और जो ऊपर एयर मास बना होगा। हाई प्रेशर एरियाज़ में एयर मास बना ही नहीं है, एयर मास नहीं बना है, तो वहाँ पे जेट स्ट्रीम भी नहीं है। उसको इग्नोर कीजिए, हाई प्रेशर, लो प्रेशर को इग्नोर कीजिए। इन शॉर्ट, जो एयर मास ऊपर गया, वो उसकी एक लाइन बन गई, वही है हमारी जेट स्ट्रीम, ठीक है? तो देखो, इन सबको हम जोड़ देंगे, अगर एयर मास हमारा है, इन सबको हम जोड़ देंगे तो ऐसा एक लाइन जैसा बन रहा है ना, पूरा का पूरा एक लाइन। ये होती है हमारी जेट स्ट्रीम। तो अर्थ के सारे एयर मासेस को अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो जेट स्ट्रीम बन जाती है। और ये जेट स्ट्रीम क्या एक ही जगह पे खड़ी रहती है? नहीं भई, कोरियोलिस फ़ोर्स है, ये भी घूमती रहती है अर्थ में। तो ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक है? हमें 2 जगह पे जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। एक तो भई यहाँ पे हमें सब ट्रॉपिक पे देखने को मिलेगी और एक हमें देखने को मिलेगी पोल्स पे, और सेम दोनों बाजू ऐसा होगा, ठीक है? दोनों बाजू पे। और ये ऐसे ऊपर नीचे करती हुई जा रही होगी। और सिर्फ़ ऊपर-नीचे एक बाजू से नहीं होगी, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट भी है और हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट भी है। मतलब आप 3D में इमेजिन कीजिए कि भई ये आपका सरफेस है, ये ज़मीन है, तो जो जेट स्ट्रीम होगी ना वो ऐसे भी होगी कि एक ज़मीन से ऊपर, एक ज़मीन से नीचे, एक ज़मीन से ऊपर, एक ज़मीन के पास, ऐसे ऊपर-नीचे भी होगी। और साथ ही साथ इसमें अपने आप में भी लेफ्ट राइट होगा, मतलब ज़मीन से तो है ही, फिर ऐसा मानिए जो लेफ्ट राइट, तो ये जो होगी, ये हमने जेट स्ट्रीम को साइड से देखा, ठीक है? अभी हम जेट स्ट्रीम को फ्रंट से देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से जेट स्ट्रीम को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, ऊपर-नीचे तो है ही है, साथ ही साथ मुझे लेफ्ट राइट भी दिख रही है। मतलब समझ लीजिए, ये मेरी आँखें हैं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये जेट स्ट्रीम ऐसे भी दिख रही है, ये सरफेस हमारा। तो ये लेफ्ट राइट भी होती होगी और अप डाउन भी होती होगी। मतलब यहाँ पे अप डाउन भी मूवमेंट है और साथ ही साथ लेफ्ट राइट भी मूवमेंट है। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि 2D 3D में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, पर ये लेफ्ट राइट और अप डाउन दोनों होती है। और देखो, जेट स्ट्रीम किस एरिया में है, पोल्स के एरिया में है ना, और यहाँ पे ही हमारा घूम रहा है पोलर वॉर्टेक्स। तो जो एयर मास होता है ना जेट स्ट्रीम का, ये पोलर वॉर्टेक्स को बाँधे रखता है कि भाई तू इधर ही रह, इससे आगे मत आना। इट जस्ट लाइक कि हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है? आप ऊपर से देखो वॉशिंग मशीन को,
तो यहाँ से पूरा पानी घूम रहा है, और उस पानी को बांधे कौन रखता है? ये वॉशिंग मशीन की चारों दीवारें बांधे रखती है। अभी समझ लीजिए यही दीवार को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा, राइट? वैसे ही ये जो जेट स्ट्रीम है ना, वो भी वीक पड़ जाती है। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये हमारी जो अर्थ है, वहाँ पे जेट स्ट्रीम प्रॉपर प्रॉपर घूम रही थी, ये डायरेक्शन में। अभी जेट स्ट्रीम कभी-कभी वीक हो जाती है। वीक मतलब उसका जो एयर मास है ना, वो टूट जाता है, और उसका एयर मास टूटा तो क्या होगा? जेट स्ट्रीम ही ऐसी हो जाएगी, ऐसे-ऐसे जेट स्ट्रीम वीक हो जाएगी। और जेट स्ट्रीम जिस एरिया में भी वीक हुई, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो पोलर वॉर्टेक्स था, वो नीचे आ जाएगा कि भई यहाँ पे वीक हुई है, चलो, चलो, चलो नीचे चलो। तो यही होता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में जो ये जेट स्ट्रीम होती है, वो वीक हो जाती है। जैसे कि समर में जेट स्ट्रीम हमारी वीक हुई, और जैसे ही जेट स्ट्रीम वीक हुई, वैसे ही जो पोलर वॉर्टेक्स था वो नीचे घुस गया। और ये पोलर वॉर्टेक्स अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? ये तो एकदम ठंडा है ना, तो ये जिस भी एरिया में टच करेगा ना, उधर सब ठंडी-ठंडी हो जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, अभी ऊपर आ जाइए, ठीक है? आप पूरा समझ गए हो, ये जेट स्ट्रीम भी आप समझ गए हो, फिर अब जो पोलर वॉर्टेक्स हो वो भी समझ गए हो। अब ये जेट स्ट्रीम देखो यहाँ पे, ये जेट स्ट्रीम वीक हुई है हमारी, तो ये पोलर वॉर्टेक्स था वो नीचे आ गया, और वो नीचे आ गया तो क्या होगा? पूरे एरिया में ठंडी हो जाएगी। जैसे कि सबसे डिवास्टेटिंग जो पोलर वॉर्टेक्स था वो नीचे आया, तब इम्पैक्ट जो पड़ा हो ना, वो 2014 में इम्पैक्ट था। 2014 में क्या हुआ था? हमेशा होता है, जब-जब ये पोलर वॉर्टेक्स नीचे आ जाता है ना, तब यूएसए की जितनी भी लेक्स होती है, सबको ये बर्फ कर देता है, पानी सब बर्फ हो जाता है। और 2014 में सबसे ज़्यादा देखने को मिला था कि जब उनका जो टेम्परेचर था ना, वो -45 हो गया था। आप सोचिए, यूएस का टेम्परेचर -45, बहुत ही ज़्यादा होता है -45। हमारा सियाचिन में ये -45 भी कभी-कभी हो जाता है, बट अभी होना बहुत बड़ी बात है। तो जो उधर की लेक है ना, सारी की सारी ग्रेट लेक्स है, मिशिगन, एरी, ये सब सारी की सारी एकदम ठंडी हो जाती है, बर्फ हो जाती है वहाँ पे। तो इन शॉर्ट समराइज़ वे में हम क्या समझे? और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि जेट स्ट्रीम वीक होगी तो ये हो गया। फिर एक और चीज़ आपकी होती है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, या फिर सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। इन शॉर्ट आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो अगर वीक हो जाता है, वीक क्या, वो अगर वार्म हो जाता है तो भी हमें देखने को मिलेगा। फिर आप बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज करते हो, बहुत उसकी गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो भी हमें देखने को मिलेगा। और अभी हमारा क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे इम्पैक्ट भी हमें देखने को आज जो मिल रहे हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। ओके, अभी इसके इम्पैक्ट देख लीजिए, तो भाई आर्कटिक ब्लास्ट, कि भाई सडन कोल्ड आ जाता है यूएस के एरियाज में। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ सकते हैं कि भाई वीकेंड वर्टेक्स होता है तो जेट स्ट्रीम डीप साउथवर्ड करती है। और हाँ, दूसरा भी एक और चीज बताना मैं रह गई, कि ये तो ठंडी आती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो बल्ज बन रहा है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पोल्स पे हमारी जो गर्मी होगी ना, पोल्स क्या, इक्वेटर पे जो हमारी वार्म एयर होगी, गर्मी होगी, वो इस एरिया में चली जाएगी। मतलब उल्टा सुल्टा हो गया ना। ये जब तक जेट स्ट्रीम मजबूत थी, तब तक ना ही इधर की गर्मी ऊपर जा पा रही थी, और ना ही इधर की ठंडी नीचे आ पा रही थी। और जैसे ही ये वीक हुई, तब सब होने लगा कि यहाँ से गर्म हवाएँ आ रही है, यहाँ से ठंडी हवाएँ आ रही है, ठीक है? तो जो वार्म एयर होती है, वो भी आर्कटिक की ओर हमें देखने को मिलती है, और आर्कटिक पिघला देती है भई। फिर ओज़ोन डिप्लीशन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे इस एरिया में ओज़ोन होल भी हो सकता है, कि जो कि जो ठंडी एयर होती है ना, वो ओज़ोन को जल्दी इम्पैक्ट करती है। फिर इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होता है? तो भाई वीकन अगर पोलर वॉर्टेक्स हो रहा है, तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी इम्पैक्ट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएँगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो भाई क्या होता है? हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न एरिया है हमारा, कोस्ट नहीं सॉरी, हरियाणा, पंजाब वाला रीजन, दिल्ली वाला रीजन, यहाँ पे हमें ज़्यादातर रेनफॉल देखने को मिलती है, और कई-कई बार तो हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। और ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। कभी-कभी देखो ठीक है, जो हमारी राइस की कल्टीवेशन है ना, उसको ये रेनफॉल फ़ायदा पहुँचाती है। बट अगर ये बार-बार होने लगेगा, तो उधर कोई क्रॉप हम उगा ही नहीं पाएँगे। ओके, डन है। ये आपको मैंने पूरा-पूरा करवा दिया, और ये थोड़ा-सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट था और बड़ा भी था। चलिए, अभी अगेन दूसरी बड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? क्वेश्चन भी क्या आ सकते हैं, वो भी समझा दिया। और हाँ, एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर वीक जेट स्ट्रीम हो रही है, तो इंडिया के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट है या बुरा इम्पैक्ट है? तो याद रखना, बुरा इम्पैक्ट है। ये आपका 7th क्वेश्चन हो सकता है। क्यों बुरा है? क्योंकि उससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं ना। और हाँ, गलती से मैं वीक जेट स्ट्रीम बोला, नॉट वीक जेट स्ट्रीम, वीक पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है? वैसे बात सेम है, वीक जेट स्ट्रीम होगी तभी वीक पोलर वॉर्टेक्स होगा, तो दोनों बात सेम है, दोनों याद रखना आप। चलिए, अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, कोरल रीफ। और हाँ भाई, इससे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली ये जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिल रही है, ये पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिल रहा है, साउदर्न एक्सपेंशन, इसलिए न्यूज़ में था। अभी देख लीजिए कोरल रीफ को। या ना, आप सबसे पहले नीचे आ जाइए, यहाँ से ही हम पूरा का पूरा ट्रेस करेंगे। देखिए,
सबसे पहले कोरल होता क्या है भाई? तो एक भाई छोटे-छोटे ना पॉलिप्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? पॉलिप्स होते हैं छोटे-छोटे। अब ये ऑर्गेनिज़्म कहाँ से आए ये मुझे मत पूछना, क्योंकि हम नहीं पूछते ना कि इंसान कहाँ से आए, तो वैसे ही पॉलिप्स होते हैं। अब ये पॉलिप्स का अगर ग्रुप बन जाता है ना, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं कोरल, दैट्स इट। अब ये जो कोरल्स होती है, वो पॉलिप्स का ग्रुप है और ये किस फैमिली का पार्ट होती है, तो ये सिंडारिया फैमिली का पार्ट होती है, ठीक है? स्निडारिया। आपने जो जेलीफिश देखी होगी, वो भी इसी का पार्ट होती है। ओके, तो ये पता चल गया आपको भी पॉलिप्स का अगर ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप को हम कोरल बोलते हैं, ठीक है? और कोरल कैसे दिखते हैं, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, देखो ये सब है कोरल्स, आपने देखा ही होगा इसे, ठीक है? अभी ये कोरल्स भी अपने आप में ब्रीडिंग करते होंगे और इस ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, मतलब वो जो बर्थ करते हैं अपने आगे जनरेशन को बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉनिंग। एसपी, ये मैं ठीक से लिख देता हूँ यार, मैंने ठीक से लिखा नहीं है। स्पॉनिंग अभी ठीक है, ठीक है? स्पॉनिंग कहते हैं। देखो स्पॉनिंग कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। जो कोरल्स होते हैं ना, वो छोटे-छोटे जो अपने एग्स एज़ वेल एज़ अपने स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं समंदर के अंदर और ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग दिखता है देखने में। इसको देखने के लिए काफ़ी लोग टूरिज़्म अडॉप्ट करते हैं कि भई चलिए हम जाते हैं, रिक्रिएशन करते हैं और फिर ये ऐसे ही समंदर में जाता है और अपने आप छूट जाता है। मतलब अपने आप जो आजू-बाजू होते हैं, वो अपने आप घूम रहे होते हैं, सारे इसके एग्स और स्पर्म्स और गैमेट ये लोग फ़ॉर्म करते थे। गैमेट क्या होता है, एग और स्पर्म अगर मिल जाते हैं तो उसको गैमेट बोलते हैं और अपने आप ये गैमेट फ़ॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए, कोरल स्पॉनिंग होती है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए कि भई इस डे के दौरान ही हम करेंगे। ये ना स्पॉनिंग होती है, वो ओनली इन अ ईयर एक ही बार होती है। उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है कि भई इतना टेम्परेचर है, ऐसा एटमॉस्फियर है, तब कुछ होगा, ठीक है? तो स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फिर जाके गैमेट बनता है, फिर फर्टिलाइज़ेशन होता है इनका और नए उनके बेबी बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेन्यूलू या फिर प्लेन्यूले। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप खुद देख लेना, ठीक है? अब ये प्लेन्यूलू जो है, वो उनके बेबी हैं, ठीक है? प्लेन्यूले, आई वुड से प्लेन्यूले। या फिर प्लेन्युला, वो उनके बेबी हैं और यही बेबी जब बड़े हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं। फिर पॉलिप्स के ग्रुप जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरल्स बोलेंगे। तो ये पूरी की पूरी आपको साइकिल पता चल गई, तो ऐसे होता है। क्वेश्चन क्या आपका आ सकता है, सबसे पहले तो ये आ सकता है कि स्पॉनिंग क्या होती है और क्या कभी भी स्पॉनिंग होती है? नहीं, साल में 1 ही बार होती है और स्पेसिफिक कंडीशन में ही होगी, हमेशा ये नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये प्लेन्यू क्या होते हैं? तो ये बेबी कोरल्स होते हैं, मतलब पॉलिप्स होते हैं, जब बनना ही नहीं है कुछ तब ये होते हैं। फिर आपको आ सकता है कि भई इनके फर्टिलाइज़ेशन के लिए इनको फिशेज़ की ज़रूरत पड़ती है, नहीं कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने देखा ना, ये तो ऐसे ही रिलीज़ हो जाता है समुद्र के अंदर, फिर अपने आप में ब्रीडिंग हो जाती है। ओके, डन है। अभी देखो ये कोरल्स इतने ठोस कैसे दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है ना कि जैसे कोई खास स्ट्रक्चर है, वो ये स्ट्रक्चर उसको कहाँ से मिलता है? यहाँ पे देख लीजिए, तो कोरल कैसे फ़ॉर्म होता है, क्या उनकी लाइफ़ साइकिल है, वो सब हमने देख लिया है। फिर ना कोरल्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, अपने आप में से निकालते हैं एक हार्ड स्केलेटन लाइक सब्सटेंस जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। अभी ऐसा कुछ सब्सटेंस निकाला है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो ठोस होगा, राइट? और फिर इसी के ऊपर ये लोग रहते हैं। और ये सब्सटेंस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बनता जाता है, उसको हम बोलते हैं रीफ। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे एक कोरल रीफ थी, उन्होंने अपना एक घर बनाया, फिर उसके बाद जो दूसरी कोरल रीफ ने घर बनाया, वैसे बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया, वैसे पूरी एक लाइन बन गई है, तो इसको हम रीफ बोलेंगे। तो भई कोरल रीफ किसको बोलते हैं? ऐसा जब कोरल की पूरी लाइन बन जाती है, उसका एरिया बन जाता है, इट इज़ कोरल रीफ। फिर एक होती है एल्गी, जिसका नाम होता है ज़ूज़ैंथली। इनके पास ना रहने के लिए कुछ घर नहीं होता है, तो ये ऐसे ही घूम रही होती है, कोरल रीफ बोलता है कि आजा एक काम कर, तू मेरे साथ रह ले, मैं तुझे मेरा घर देता हूँ रहने के लिए। तो भई ज़ूज़ैंथली एल्गी है, वो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे रहने को घर दे रहे हो, तो मैं भी कुछ आपको बदले में दूँगी। क्या दूँगी? तो मैं आपको खाना दे दूँगी और भई आपको कलर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो भी हम कलर देख रहे हैं ना कोरल रीफ में, ये सारा का सारा कलर कलर किससे आ रहा है? तो ये एल्गी से थ्रू आ रहा है, ज़ूज़ैंथली से। अगर ज़ूज़ैंथली न हो, तो कोरल का कलर कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है, पूरा खत्म। तो अगर ज़ूज़ैंथली अगर चली जाती है ना कोरल को छोड़ के, तो वो व्हाइट हो जाता है एकदम ही। ओके, डन है। और ये कोरल रीफ के व्लाइट व्हाइट होने को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ये ब्लीचिंग कब हो सकती है? कि जब आप क्लाइमेट चेंज कर से होते हो, तो ही सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे भी रीज़न्स होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, बट ब्लीचिंग होती है। ओके, तो याद रखना, ज़ूज़ैंथली को हाउस प्रोवाइड करता है कोरल रीफ और ज़ूज़ैंथली सामने क्या प्रोवाइड करती है? तो वही फूड एंड कलर प्रोवाइड करती है। फूड वो कैसे प्रोवाइड करेगी? तो वही फोटोसिंथेसिस करेगी उसके थ्रू।
और देखो कोरल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारी फिशेस इसके खाना बनाती हैं और पूरी बायोडायवर्सिटी में कीस्टोन है। इसलिए इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज़्यादा हमें कोरल रीफ देखने को कहाँ मिलती है? तो देख लीजिए, ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला मैप है या फिर साउथ ईस्ट वाला मैप है, वहाँ पे देखने को मिलती है कि भई मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स और इवन यहाँ पे भी देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे तो एक पूरी ग्रेट कोरल रीफ है कि बहुत बड़े एरिया में पूरी रीफ बनी हुई है। और ये जो एरिया है ना, ये इत्तू सा एरिया है, इसको हम बोलते हैं कोरल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इट इज़ कोरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें कोरल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलती है भाई? तो इंडिया में देखो, ये गल्फ ऑफ खंबत वाला एरिया है, फिर ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, फिर ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है। इन सब जगह पे हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है। ओके डन। तो आप ये पूरा का पूरा समझ गए, ये कोरल ब्लीचिंग भी आप समझ गए, फिर ये कोरल में जो कलर्स होते हैं, खाना होता है वो भी समझ गए और उनकी पूरी लाइफ साइकिल भी समझ गए। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो भई ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ रहता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा ये क्या-क्या काम आ सकता है? भई हैबिटेट होता है इसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे इधर रहते हैं स्पीशीज़ अलग-अलग। फिर कोस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। अभी देखो ऐसा कुछ बना हुआ है और आपकी फ्लड आती है, फ्लड मतलब अचानक से वेव्स बढ़ने लगती है, तो कुछ हद तक तो ये पानी को रोकेंगी ना। तो कोस्टल प्रोटेक्शन भी ये लोग करती है। फिर फूड का भी सोर्स है। बहुत सारे पीपल डायरेक्टली भी इनको यूज़ करते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ होता है। फिर टूरिज़्म भी हो सकता है और रिक्रिएशन भी हो सकता है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाते हैं और लोग टूरिज़्म देखने के लिए भी जाते हैं। इम्पैक्ट क्या-क्या है उसको पड़ता है भाई, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, वार्मिंग है, फिर ओवर फिशिंग आप करते हो, तो फिश के लिए भी पूरी साइकिल आप तोड़ दोगे। फिर कोरल की माइनिंग की जाती है कि चलो कोरल को ही उठा लेते हैं और फिर ट्रेड भी किया जाता है, इसलिए कोरल्स को दिक्कत होती है। चलिए अभी न्यूज़ में देख लेते हैं, न्यूज़ क्या थी, ठीक है? जो एकदम ज़रूरी है हमारी मेन। तो देखो ये कोरल की पहले हमने सारी साइकिल देख ली कि भी इन्वर्टिब्रेट्स है, अंज़ोथा, फाइलम सिंडेरिया फैमिली से आते हैं, ओके। कॉलोनीज़ ऑफ पॉलिप्स होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये ज़ूज़ैंथली के साथ। हमने ये देखा था ना कि खाना और घर सिम्बायोटिक क्यों? क्योंकि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? तो भई अब हमारी जो अर्थ है उसके 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर रेंज उनकी प्रेफर्ड होती है 16 से लेकर 32 तक के आस-पास। ये सब ऐसे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, बट अप्रॉक्सिमेटली आइडिया रखना है आपको। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे ग्रो होती है? लेस देन 50 मीटर्स जितनी हाइट है, डेप्थ है, तो वहाँ पे ये ग्रो होंगे। अभी देखो हमने पूरी ब्रीडिंग की प्रोसेस देखी हुई थी ना, यही ब्रीडिंग की प्रोसेस हम अगर आर्टिफिशियली कर दें, मतलब समझ लीजिए कि मैंने किसी कोरल को पकड़ लिया है और उसमें जितना भी पानी था, उस पानी को मैंने हटा दिया। पानी क्यों हटा दिया? क्योंकि ये कोरल को मैं करने वाला हूँ फ्रीज़ और फ्रीज़ करना है और उसके अंदर पानी है, तो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे और आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, तो वो कोरल को मार देंगे। तो आइस क्रिस्टल फॉर्म ना होने से कैसे बचाना है कि पूरा का पूरा वाटर ही उसमें से हटा दो, तो आइस क्रिस्टल फॉर्म ही नहीं होंगे, ठीक है? तो भई इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस, कि पूरी की पूरी वाटर को हटा देना और फिर फ्रीज़ कर देना, एकदम ही फ्रीज़र में रख देना। और सिर्फ़ पानी हटाना भी इनफ नहीं होता है, फिर भी चांसेस होता है ना, तो उससे हम कुछ एक चीज़ से धो देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। नाम से मल पता चल रहा है ना, क्रायो मतलब हम जो जमा रहे हैं वही बात चल रही है और प्रोटेक्टेंट मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, कि खराब नहीं होने देंगे, ये रिमूव कर देगा सारे के सारे वाटर को, ये हमारी टेक्नीक है। अभी फ़ायदा क्या होगा ये भई कोरल को फ्रीज़ करके उसको सेव करके फ्यूचर के लिए, तो ना हम बहुत सारे कोरल्स को सेव करके रखे हैं, अभी उसको हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे, इसमें से कौन-सी कोरल ऐसी है कि जिसको हीट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी कोई भी सिचुएशन को टैकल कर लेगी। फिर वैसी कोरल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी ब्रीडिंग करवाएँगे। और अभी इसकी ब्रीडिंग के थ्रू जो भी पॉलिप्स बॉर्न होते हैं या फिर प्लेन्यू बॉर्न होते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रायो बॉर्न कोरल, क्योंकि आगे जाके तो वो कोरल ही बनने वाले हैं ना। तो वही वर्ल्ड में पहला हमारा क्रायोबॉर्न बेबी कोरल बॉर्न हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। कहाँ पे हुआ है? उसको हमने कहाँ पे सेटल किया? तो ग्रेट बैरियर रीफ में किया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एज पे है। तो आपको ये पता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं? तो भई क्रायोबॉर्न कोरल के ऊपर आ सकता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट के ऊपर आ सकता है और ये पूरा का पूरा कोरल के ऊपर तो आ ही सकता है भई। ऑलरेडी यूपीएससी ने 1-2 बार पूछ भी लिया है, ठीक है? तो वे सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं और क्लाइमेट रेज़िलियंस के लिए करवाते हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो कोरल खत्म ना हो। ये देखो ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ था 2019 में कि ग्लोबल वार्मिंग कोरल लाइफ सिस्टम के एग्जांपल्स दे दीजिए। चलिए हमने मेजर्स ये देखो उसके चैलेंजेस है, फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर कोरल माइनिंग, उसका ट्रेड, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, ओवर फिशिंग, ओशन एसिडिफिकेशन एंड पॉल्यूशन। हमने क्या-क्या भाई मेजर्स लिए हुए हैं, तो ग्लोबली हमने साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको डाला हुआ है और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रोजन कोरल रिपॉजिटरी हमने बनाई हुई है। कहाँ पे? तो तरोंगा क्रायो डाइवर्सिटी बैंक।
और इसमें हमने भाई स्पर्म्स और एग्स सब कलेक्ट करके रखा है कि इन फ्यूचर अगर कोरल खत्म ही हो जाते हैं तो यहाँ से हम बना लेंगे। आपको अगर पता हो ना तो ये मुझे बता दीजिएगा ये कहाँ पे है भाई? पता हो तो बताना, बाकी इट्स फाइन, हमें ज़रूरी नहीं है। फिर इंडिया के लिए क्या है, तो हमने नेशनल कमिटी फॉर वेटलैंड मैंग्रोव एंड कोरल रीफ बनाई हुई है। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हमने प्रोहिबिट किया है कि भाई कोरल का आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बायो रॉक मिनरल एक्सरेशन एसरेशन टेक्नोलॉजी बनाई है टू रिस्टोर कोरल रीफ। बायो रॉक क्या है भाई? देखो कोरल को कोई ना कोई जगह चाहिए ना रहने के लिए, वो खुद कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना रही थी, तो हमने क्या किया कि उसको खुद जगह दे दी कि ये लो ये रॉक पे ऊपर रहना। आर्टिफिशियली हमने रॉक बनाया, उनको जगह दे दी रहने के लिए ताकि कोरल इजीली रह पाए। उसी को बोलते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ये भी क्या फायदा करेगी, तो कोरल के जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएंगी। अभी देखो 2 ही न्यूज़ कवर हुई है, 35 मिनट हो गई है। क्यों? क्योंकि यही 2 इम्पोर्टेंट ज़्यादा थी, एक और है, बाकी में कोई खास दम नहीं है, बाकी जल्दी-जल्दी हो जाएगी। अभी तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि रिसेंटली मैग्नीट्यूड 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नेपाल के अंदर, आपको पता ही होगा। अभी नेपाल क्या है, तो हिमालयन रीजन का पार्ट है और इसी रीजन में क्यों ज़्यादा अर्थक्वेक आता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हिमालयन रीजन जो है वो ज़ोन 4 एंड ज़ोन 5 के अंदर पड़ता है। अर्थक्वेक के ना हमने ज़ोनेशन किए हुए हैं कि भई अर्थक्वेक 1 का तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि 1 में रहने का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं, तो 1 को हमने नहीं रखा है, 2 से शुरू होता है। 2, 3, 4, 5 4 ज़ोन हमने बनाए हुए हैं और जो 5 में होता है उसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है अर्थक्वेक के लिए और 2 में है मतलब ये सबसे लीस्ट डेंजर है अर्थक्वेक के लिए। ये हिमालयाज़ है वो 4 और 5 में आते हैं, तो मतलब हमेशा डेंजर में रहते हैं। क्यों भाई हिमालयाज़ डेंजर में रहते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा-सा। जगह यहाँ पे देख लीजिए चलिए। यहाँ पे ना सबसे पहले अलग-अलग सब टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हुई थी और एक यूरेशिया ऑलरेडी यहाँ पे था और हमारा इंडिया की एक प्लेट थी। इंडिया की प्लेट धीरे-धीरे बढ़ती हुई सब अलग-अलग था। अभी हमें एक देखने को मिल रहा है, हज़ारों लाखों साल पहले सब अलग-अलग था, सारी प्लेट्स अलग-अलग हुई थी। वैसे इंडियन प्लेट्स भी अलग थी और यूरेशियन प्लेट भी अलग थी। तो जाते एक बार यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई थी यहाँ पे और इंडिया फ़ॉर्म हो गया। अभी भी ऐसा ही फ़ॉर्म है ना कि ये यूरेशिया के यहाँ पे इंडिया ऐसे जॉइंट है। तो ये दोनों टकराए और टकराने की वज़ह से हिमालयाज़ फ़ॉर्म हुए। कैसे फ़ॉर्म हुए? तो देखो आप खुद इमेजिन कीजिए कि 2 मैं प्लेट ऐसे रखता हूँ या फिर कुछ भी रखता हूँ, बुक रखता हूँ, कुछ भी रखता हूँ, तो क्या होगा जो सबसे भारी होगा ना वो एक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना हो ना तो एक काम करना 2 बुक लेना, 2 बुक को आमने-सामने टकरा देना ऐसे धीरे-धीरे। आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से एक हाइट ऐसे बढ़ती जाती है। कोई ना कोई बुक खड़ी हो जाएगी और धीरे से आपको ऐसा हाइट बढ़ने को मिलेगी। बस इसी की वजह से हिमालयाज़ हमारे फ़ॉर्म हुए थे। हुआ क्या कि यहाँ पे यूरेशिया था और यहाँ पे इंडियन प्लेट थी, दोनों आपस में टकराई तो यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ फ़ॉर्म हो गए। ठीक है? यहाँ से यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे इंडियन प्लेट और हिमालयाज़ ऐसे-ऐसे फ़ॉर्म हो गए। इसीलिए पूरी की पूरी रेंज में हमें हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे पूरी रेंज में ऐसे हमें हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं क्योंकि वो हिस्सा टकराया था। अभी देखो टकराया तो क्या अभी इंडिया मूव करना बंद कर दिया है? नहीं, मूव नहीं किया है। अभी भी इंडिया आगे-आगे बढ़ ही रहा है। मतलब अभी भी इंडिया यूरेशियन प्लेट से धीरे टकरा ही रहा है। इसी का एक रीज़न है कि जो हमारा हिमालय का साइज़ है या फिर जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा हमारा शिखर है जो विश्व का, उसकी भी हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आइस मेल्ट हो रही है, बट उसकी हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडिया धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अभी देखो 2 प्लेट ऐसी टकरा रही है, तो जो बीच का रीजन है, उसकी बॉर्डर लाइन है, उधर क्या होगा? उधर बवाल ही मचा हुआ होगा भई। तो बस यही रीजन है एक मेन। यहाँ पे आ जाइए वरी से। देख लीजिए कि भाई टेक्टोनिक कोलिजन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, यस, इसलिए मेजरली हमें देखने को मिलता है और ये कन्वर्जन प्लेट है। कन्वर्जन प्लेट क्या होती है कि कोई भी 2 प्लेट अगर आपस में टकरा रही है, तो वो कन्वर्जन प्लेट है। वही 2 प्लेट यहाँ पे देख लीजिए 2 प्लेट है, ठीक है? ये प्लेट और एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट। फिर वो एक दूसरे से साइड से निकल जाती है, ऐसे-ऐसे साइड से निकल जाती है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म और पास में आती है उसको तो कन्वर्ज बोलेंगे, ठीक है? कन्वर्ज एक दूसरे के आस-पास आ रही है। तो ये कन्वर्जेंट है ना क्योंकि इंडिया यूरेशियन से टकरा रहा है बाजू-बाजू में। फिर यहाँ पे बहुत सारी हमें फॉल्ट लाइन देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। थ्रस्ट फॉल्ट लाइन क्या होता है अभी भाई? तो भई 2 प्लेटों के बीच में अगर आपको जगह देखने को मिल रही है, तो वो फ़ॉल्ट लाइन है। कैसे-कैसे फ़ॉल्ट लाइन हो सकती है? समझ लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है? और दूसरी प्लेट टकराई और ऐसे हल्का-सा ऐसे ये पाव थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है, तो ये एक फ़ॉल्ट हो जाता है। या फिर 2 प्लेट टकराई और बीच में थोड़ी-सी जगह रह गई, ये एक फ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है? इन शॉर्ट ना फ्रैक्चर, फ़ॉल्ट मतलब फ्रैक्चर समझ लीजिए।
हमारे हड्डी में कैसा फ्रैक्चर हो जाता है, क्या हो सकता है, हड्डी ऊपर-नीचे हो गई या फिर बीच में जगह हो गई, ये सब फ्रैक्चर होता है ना, वैसा ही फ्रैक्चर अगर हमें प्लेट्स में देखने को मिल रहा है, हमारे लैंड में देखने को मिल रहा है, तो है हमारी फॉल्ट लाइन, तो फॉल्ट लाइन भी देखने को हमें मिलती है। और फिर जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ के, वो भी यंग है, इसीलिए भी हमें इनका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल देखने को मिलता है और सिस्मिकली एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो हो गया भाई, ओके, कि अर्थक्वेक के प्रॉन्स क्यों हैं, तो उसके 3 हमने रीज़न दे दिए। अभी देखो मैंने आपको लैंडस्लाइड का क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे भी ये तीनों के तीनों रीज़न चलेंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड इसकी वजह से होती है भाई। दूसरे चाहे जाएँगे वो अलग बात है, बट ये भी होंगे। अभी कॉन्सेक्वेंसेस क्या होते हैं भाई अर्थक्वेक के, भाई लैंडस्लाइड्स हो सकती है, फिर ग्लो ऑफ हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड्स, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट फॉल्टिंग देखने को मिल सकती है और कल्चरल हेरिटेज हमारा लॉस हो सकता है, जो जोशीमठ में हो रहा है ना हमारा। फिर क्या हमें करना चाहिए, तो भाई स्ट्रिक्टर बिल्डिंग रेगुलेशन लाने चाहिए कि भाई लिमिटेड में आप बिल्डिंग्स के फ्लोर लगा सकते हो। फिर रीजनल कोलैबोरेशन करना चाहिए, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लानी चाहिए और रिसर्च एंड रिस्क मैपिंग करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी वहाँ पे ये ज़ोनेशन वाली चीज़ तो रहेगी कि भाई ज़ोन को मैपिंग कर दीजिए। तो ये हमारी 3 सबसे बड़ी न्यूज़ हो गई। अभी सब जो भी न्यूज़ है वो पपलू-पपलू न्यूज़ है। और हाँ, अभी मैं थोड़ा न्यूज़ जगमगाऊँगा भी, ठीक है? सबसे पहले हमारा न्यूज़ में क्या था? तो भाई इंडिया मिशन ने रिलीज़ किया है एआई गवर्नेंस के लिए। एआई को यूज़ करना है गवर्नेंस के अंदर, ठीक है? क्यों यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है, अगर यूज़ कर रहे हैं तो भाई एआई सेफ और एथिकल रहे और पीपल के राइट्स को रिस्पेक्ट करे, दैट्स इट। ये जो एडवाइजरी ग्रुप था जो इसकी बात किया है वो कौन हेड कर रहा था, तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। क्या-क्या इश्यूज इन्होंने हाइलाइट किए एआई के अंदर, तो भाई डीप फेक और मैलिशियस कंटेंट बढ़ रहा है ना? कि किसी का शक्ल चेंज कर देते हैं, जैसे आलिया भट्ट की शक्ल चेंज कर दी थी, रश्मिका मंदाना की कर दी थी, कि आपने देखा ही होगा ये, अगर आप सोशल मीडिया थोड़ा-सा भी यूज़ कर रहे हैं तो। फिर साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जैसे कि एआई का यूज़ करते हुए समझ लीजिए मेरा कोई कंटेंट है, उसको किसी ने कॉपी कर दिया, थोड़े बहुत चेंज कर दिए और आपको दिखा दिया। तो हो सकता है ये। फिर एआई लेड बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। मतलब एआई में ही आपने ऐसा डेटा डाला है, ब्लैक और व्हाइट का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ, या फिर एआई क्या है, वो तो खुद ही सीखता है, उन्होंने आपसे ही सीखा है कि भई ऐसा होना चाहिए। तो ये सब इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, तो क की रिकमेंडेशन क्या है? तो सबसे पहले तो इंटर मिनिस्ट्रियल एआई कोऑर्डिनेशन कमिटी बनानी चाहिए, जो इन सब चीज़ों को देखेगी। इसके अंदर आप भई मेटी के लोगों को इंक्लूड कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर भी नीति आयोग, आरबीआई से भी अदर जो भी सेक्टर्स हैं, उन सब के लोगों को मिला के एक टीम बनाइए, जो कि एआई को ऊपर देखेगी। फिर एक टेक्निकल सेक्रेटेरिएट बनाइए, जो कि इस पर्टिकुलर इसके रिलेटेड काम-काज करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी कमिटी के साथ। फिर लेवरेज कीजिए टेक्नो लीगल मेजर्स को और सॉल्यूशन लेके आए, जैसे कि वाटर मार्किंग। अगर आपने एआई का यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ बनाई है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि भई वाटर मार्क, कि हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाता है ना कि भई एक्स-वाई-ज़ेड एप्लीकेशन इसके थ्रू बना हुआ है। तो वैसे ही वाटर मार्क होना चाहिए कि आप आइडेंटिफ़ाई कर चुका हो ये कि एडिटेड है, चीटिंग वाला है, डीप फेक है या क्या है। और फिर हमें सेटअप करना चाहिए एआई इंसिडेंट्स डेटाबेस, कि आपको पता चले कि रियल वर्ल्ड में एआई के रिस्क कितने बढ़ रहे हैं और क्या-क्या उसका डेटा है। ओके, इंडिया के एआई के लिए मिशन क्या है, तो 2024 में हमने अप्रूव किया है 10,000 करोड़ जितने, यहाँ पे हम कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ाएँगे, फ्यूचर स्किल्स बढ़ाएँगे, एआई, ओके, बहुत कुछ हम करने वाले हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको ये नाम क्या याद रखना है, तो इंडिया एआई मिशन। एआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें इंडिया के मेजर्स में इंडिया एआई मिशन लिख देना। और हमने क्या-क्या भई अभी प्रिंसिपल्स बताए हैं एआई गवर्नेंस के लिए, भई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, प्राइवेसी सिक्योरिटी, फेयरनेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन क्रिएटेड वैल्यूज, इंक्लूसिव सस्टेनेबल इनोवेशन, डिजिटल बाय डिजाइन गवर्नेंस। ये सब इश्यूज आपको ये सब जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स ये आपको कहाँ पे काम आएँगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है एथिक्स के अंदर, तो आपको ये काम आएगा। इवन जीएस 2 के अंदर आता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स आपको काम आएँगे, ठीक है? इवन किधर भी आता है, जीएस 3 में भी आता है, तो इससे भी आपको काम आने वाला है। और हाँ, ये क्यों ज़रूरी है, तो ऑलरेडी यूपीएससी ने 2-3 बार ई-गवर्नेंस, 2-3 बार नहीं, बहुत बार ई-गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो हो सकता है ई-गवर्नेंस के अंदर अभी वो एआई गवर्नेंस को पूछ ले, तो बी अवेयर ऑफ इट। चलिए अभी आगे देखते हैं। होम मिनिस्टर ने भाई इनॉग्रेट किया है भारत पोर्टल फॉर डेवलप बाय सीबीआई। अभी देखो आपको इंटरपोल तो पता है ना? इंटरपोल का मतलब ही क्या है कि इंटरनेशनल पुलिस, 2 वर्ड है, इंटर फॉर इंटरनेशनल और पीओएल फॉर पुलिस, कि जो पूरे वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी और कंट्रीज़ है, उन सब की एक हम बॉडी बनाते हैं और उस ब एक बॉडी के अंदर हमारे सब पुलिस कोऑर्डिनेशन करती है। जैसे कि इंडिया के लिए कौन-सी है, तो सीबीआई है, कहाँ पे लिखा हुआ है सीबीआई। तो अमेरिका की एफबीआई है, अगर अमेरिका में एफबीआई, हमारे जैसे सीबीआई, वैसे अमेरिका की एफबीआई। एफबीआई को लगता है कि यार कुछ भारत में कोई क्रिमिनल छुपे हुए और हमें उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करने का है, तो वो किसको बा डायरेक्ट फ़ोन करेंगे? सीबीआई को फ़ोन करेंगे। और ये सबका एक ग्रुप है, इंटरपोल ग्रुप है। बस इसी के हमें जो एरिया है ना उसको एक्सपेंड कर दिया है।
अभी हमने क्या किया है, भारत पोल बनाया है। भारत पोल में क्या होगा कि जो भारत की जितनी भी पुलिस फोर्सेज़ है, सारे के सारे स्टेट की पुलिस ऑफिस है, वो सारे की सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएगी अभी इंटरपोल को। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई एक बड़ा-सा चोर है और सीबीआई के पास केस गया ही नहीं है अभी तक और वो भाग गया है ऑस्ट्रेलिया। तो डायरेक्ट हमारे समझ लीजिए वो वेस्ट बंगाल से भागा था। वो तो वेस्ट बंगाल की पुलिस इंटरपोल को कॉन्टैक्ट कर पाएगी कि भई ये राजू नाम का बंदा भाग गया है, उसको आप थोड़ा-सा पकड़ लीजिए या फिर कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ भी। कि उसकी फाइल भेज दीजिए या फिर रेड नोटिस में उसको वहाँ से इधर लाया जाता है। इंटरपोल के अंदर बहुत सारी अलग-अलग नोटिस होती है, रेड, ब्लैक, येलो एटसेट्रा। अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो तो भाई 2 घंटे का हो जाएगा। तो बस यही हमने बनाया है कि हमारी स्टेट की पुलिस और सारी की सारी जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन है हमारी, वो सारी इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाए, उसका ये पोर्टल है भारत पोल। और ये सबको रेगुलेट कौन करेगा, देखेगा कौन, ऑब्ज़र्व कौन करेगा? तो हमारी नेशनल सेंटर ब्यूरो न्यू दिल्ली की सीबीआई वो उसको देखेगी, ठीक है? ये जो नेशनल सेंटर ब्यूरो होगा वो सीबीआई होगी हमारी जो इंटरपोल को देखेगी, भारत पोल को देखेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो भाई कनेक्शन सॉरी पोटेंशियल बेनिफिट यहाँ पे है कि भई सबसे पहले तो हम स्ट्रीमलाइन कर पाएँगे सेंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, फिर राइज़िंग जो थ्रेट है उसको, क्राइम को हम कम कर पाएँगे जैसे कि भई साइबर क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है। फिर क्राइम कंट्रोल हो पाएगा क्योंकि इंटरपोल के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनका डेटा हमारे पास है। कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया से भागते हुए यहाँ पे आया है, ऑस्ट्रेलिया को तो पता नहीं था पर अगर हमारे पास डेटा आ जाता है इंटरपोल के थ्रू, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये तो क्रिमिनल है, उसको पकड़ लो। और फिर इसके थ्रू एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस होता है, वो भी जल्दी हो जाएगा। एक्स्ट्रेडिशन क्या होता है? तो कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना क्रिमिनल का, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रेडिशन। और ये यूजुअली कहाँ पे होगा कि जो कंट्री में बंदे ने क्राइम किया है उधर से होगा। मतलब कि इंडिया से कोई क्राइम करते हुए ब्रिटेन भाग गया है, ठीक है? तो हम एक्स्ट्रेडिशन कहाँ से करेंगे? ब्रिटेन से इंडिया में करेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है कायदे से। और अभी भारत पोल के कुछ-कुछ मॉड्यूल्स देख लीजिए, भई कनेक्ट करेगा ये सारी की सारी एजेंसी को इंटरपोल के साथ जो भी कनेक्टेड है। फिर इंटरपोल की नोटिसेज़ होती है, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस जो भी मैंने आपको बताया। उसके साथ हम स्विफ्टली काम कर पाएँगे, क्रिमिनल को लोकेट कर पाएँगे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। रेफरेंस में सीक और प्रोवाइड इंटरनेशनल असिस्टेंस, ब्रॉडकास्ट में भई असिस्टेंट हम प्रोवाइड कर पाएँगे 195 कंट्रीज़ के साथ और रिसोर्सेज़ में एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट कर पाएँगे हम डॉक्यूमेंट्स को और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हम इनिशिएट कर पाएँगे। ओके, तो आगे से क्रिमिनल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको ये काम आएगा या फिर इंडिया की कैपेसिटी के ऊपर आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए, वहाँ पे ये आपको काम आएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने हाइलाइट किया है कि भाई टाइमली फाइलिंग नहीं हो रही है वैकेंसीज की सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सबसे पहले किस एक्ट के अंदर बनता है? तो आरटीआई एक्ट के अंदर बनता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है? इसका काम क्या है? तो जो भी सिटीज़न को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। बट जजमेंट क्या आया? तो भाई जजमेंट ठीक से ये काम नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर वैकेंसीज़ ही इतनी पड़ी है और गवर्नमेंट भर ही नहीं रही है। ये ऑब्जर्व कोर्ट ने किसमें किया? तो भाई जजमेंट इन अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, आपको ये याद रखना है, ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट। जजमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए और ऊपर से जो न्यूज़ में जजमेंट है, वो तो सारे होने चाहिए। अभी देखो आपका काम क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे इतना सारा बड़ा वीडियो हो रहा था तो इंक्लूड नहीं किया है। आप पॉलिटी से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप पढ़ लोगे। मैं यहाँ पे उसका डायरेक्ट आपको इश्यूज़ बता देता हूँ कि क्या-क्या इश्यूज़ चल रहा है। कि यहाँ पे एक तो वैकेंसीज़ नहीं भरी जा रही है, फिर ये लोग ठीक से काम भी नहीं करते हैं। ये एक डिफंक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन बन के रह गया है। डिफंक्ट मतलब जो काम नहीं कर रहा है वैसा कमीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज़ है। इतनी वैकेंसीज़ है कि आप सोचिए कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर कोई मैं इन्फॉर्मेशन करने के लिए आरटीआई फाइल करता हूँ और वो 2022 में अगर फाइल हो रही है, कोई कंप्लेंट 2022 में फाइल हो रही है, उसका मुझे आंसर आते-आते, उसका सॉल्यूशन आते-आते 24 साल हो जाएँगे। तो उतना कमज़ोर माहौल चल रहा है। फिर भी प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र पहले तो था, पहले ये लोग 44% जितनी आरटीआई जो भी जा रही थी, उसको क्लियर कर रहे थे। अभी वो भी हमें कम के देखने को मिल रहा है। पहले ही 44% था क्लियर करना और वो भी अभी कम हो गया है। और दूसरा डिफंक्ट क्यों है भई? तो त्रिपुरा और झारखंड जैसे तो जो ऑलरेडी उनका काम है, बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आरटीआई का मेन काम क्या था? आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना था कि समझ लीजिए कि आपके एरिया में कोई रोड बनी हुई है और आपकी रोड 2 महीने में ही टूट जाती है या फिर जो भी हो, आपको सिर्फ जानना है कि ये रोड किसने बनाई है, तो आप डायरेक्ट आरटीआई फाइल कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई देना पड़ेगा उनको। या फिर कोई आपकी कंप्लेन है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि भई आपको आरटीआई फाइल नहीं मिलती या फिर जो मिलती है इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप कंप्लेन करोगे, उसका भी सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वही न्यूज़ में था। आपको याद रही रखना है अंजलि भारद्वाज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? अदर इंपॉर्टेंट केसेस क्या है रिलेटेड टू आरटीआई? तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे बोला था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो पर्सन का फंडामेंटल राइट है। ये पूछा जा सकता है आपको प्रीलिम्स के अंदर। फिर वही सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल 2010 में बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिस है
वो भी आरटीआई का पार्ट है। ये भी प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि क्या ये भाई पार्ट है यार, आरटीआई के अंदर हम जुडिशरी को कवर करते हैं, तो यस करते हैं भाई। और फिर नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो ट्रिब्यूनल है विथ क्वासी जुडिशियल फंक्शन सिमिलर टू अ कोर्ट। अगेन ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अभी देखो स्टेटमेंट क्या बनेगा पता है, कि भाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बस यही लिखा होगा कि 1 2 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कवर अंडर आरटीआई एक्ट। फिर आपको नीचे से बताएंगे वही सही स्टेटमेंट मार्क करो, फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है कायदे से, पॉलिटी में शायद आपको मिले ना मिले, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ठीक से, बट ये सब पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी हमारे शायद सारी बड़ी न्यूज हो गई। यस 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 यस, और हाँ, सारी बड़ी न्यूज कवर हो गई। अभी हम शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहला है हमारा गाना। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये साउथ अफ्रीका है हमारा, और सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और वहां पे हमें यहाँ गाना मिलता है। न्यूज में क्यों था, तो वही घाना में तीसरी बार ये जॉन महामा ने शपथ ली है एज अ प्रेसिडेंट, तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। घाना को ऑल्सो नोन एज, इनकी जो गल्फ है, उनका जो कोस्ट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी का कोस्ट पड़ता है, ठीक है। इसको हम गोल्ड कोस्ट भी मानते हैं, क्योंकि इनको बोला जाता था पहले गोल्ड कोस्ट। लैंड बाउंड्रीज कौन सी है, तो आइवरी कोस्ट, बर्किना फासो, टोगो। मेरीन बाउंड्री कौन सी है, तो गल्फ ऑफ गिनी की यहाँ पे है। क्लाइमेट ब्लाइमेट हटाइए, ये सब हटाइए। यहाँ पे रिवर कौन सी है, ये इसको हम डायरेक्ट देखते हैं। और हाँ, इसको भाई गोल्ड कोस्ट क्यों बोला जाता था, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गोल्ड और कोको का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, अभी भी होता है, बट अभी पहले के मुकाबले कम होता है, इसलिए बोला जाता था। अभी जो रिवर है ना, वहां पर नीचे मैप मैंने डाला हुआ है, ये देख लीजिए, ये गाना है। और यहाँ पे हमें वोल्टा रिवर देखने को मिलती है। वोल्टा में आपको याद क्या रखना है, तो देखो ये हमारी एक मेन वोल्टा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 3 निकलती है, एक है ब्लैक वोल्टा, एक है रेड वोल्टा, और एक है व्हाइट वोल्टा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और शायद ना यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें स्टेटमेंट में या फिर ऑप्शन में ऑलरेडी वोल्टा आ चुका है, तो डू रिमेम्बर रेड व्हाइट एंड ब्लैक। ऐसा याद रख लीजिए ना कि यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट, और उसके बीच में दोनों को अलग अलग करने के लिए रेड, ठीक है, रेड ब्लैक व्हाइट। तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ब्लैक रेड व्हाइट। और यहाँ पे हमें लेक वोल्टा भी देखने को मिलती है। कंट्रीज तो आपको डेफिनेटली पता चल गई, राइट, गाना के आजू बाजू की है, वो सब आप देख लेना। फिर यहाँ पे देख लीजिए हमारी सारी न्यूज में, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, तो भाई आईटीबीपी ने रिलोकेट किया, जो इंडो चाइना वाली बॉर्डर है ना, वहां पे हम थोड़ा और नजदीक चले गए हैं एलएसी के, ताकि और सिक्योरिटी हम नजदीक रख पाए। आईटीबीपी किसका पार्ट है, तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मोटो क्या है, तो शौर्य धृत कर्मनिष्ठ। ये सीआरपीएफ एक्ट के थ्रू बनी हुई है। चाइनीज जब एग्रेशन हुआ था 1962 में, उसके बाद हमने ये बनाई थी, और तब से ये काम कर रही है। इसके लिए हमने एक अलग से एक्ट भी बना दिया है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एक्ट 1992। इसका भाई काम क्या है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर को कंट्रोल करना है डेफिनेटली। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है हिमालयन रीजन के अंदर। अभी देखो सिर्फ इतना काफी नहीं है। अभी ये जो सीआरपीएफ एक्ट या फिर सीएपीएफ की हम बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसके अंदर कौन कौन सी पुलिस फोर्सेस आती है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देखो सीएपीएफ के अंदर टोटल 7 टाइप की पुलिस आती है। एक तो बीएसएफ है। बीएसएफ का काम क्या है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर को देख, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर आईटीबीपी है, ये तो हमने अभी अभी देख लिया, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नाम से ही पता चल जाता है तिब्बतन में तो चाइना वाला एरिया है। फिर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ये नेपाल और भूटान वाले एरियाज में बॉर्डरिंग करती है। फिर एआर मतलब कि आसाम राइफल, आसाम है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में और म्यांमार वाली बॉर्डर पे कवर करती है। फिर सीआईएसएफ, ये आई फॉर इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज में हम क्या देखेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, या फिर कोई भी ऐसी जगह है वहां पे अगर प्रोटेक्शन की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, तो हम सीआईएफएस को भेजेंगे। फिर है सीआरपीएफ, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। रिजर्व, रिजर्व का काम क्या है, तो कोई भी जगह पे जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम बुला लेते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कि कोई मेला लगा हुआ है, वहां पे हमें जरूरत है, तो सीआरपीएफ को बुला लीजिए। या फिर लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, री की जरूरत है, सीआरपीएफ को बुला लीजिए भाई। फिर काउंटर इंसर्जेंसीज के मेजर है, कि कोई जहाँ पे कोई लोग अचानक से आ जाते हैं और बड़ा बड़ा हल्ला बड़ा मचा देते हैं, इंसर्जेंसी मचा देते हैं, तो सीआरपीएफ को बुला लीजिए। ये सबसे ज्यादा यूजुअली आपने नाम सुना होगा, बाकी सबका शायद नाम ना सुना हो। फिर है एनएसजी। एनएसजी का काम क्या है, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं वो करना एनएसजी का काम है। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके। मेन इसका काम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का। तो ये टोटल हमारी हो गई 7, ठीक है। तो 7 हमारी फोर्सेस है, किसके अंदर आती है, तो सीएपीएफ के अंदर आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर। ये सब किसके अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, और सबका एक अलग से अलग अलग एक्ट के थ्रू ये बनी हुई है।
ओके, इसका सम रखा मैंने, एरिया भी बता दिया, याद रखना ज़रूरी है आपका, ठीक है? फिर है इंडियन कोस्ट लाइन, तो देखो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी थी? तो 7,500 के आसपास थी। अब ये बढ़ गई है और बढ़ के हो गई है अप्रॉक्सिमेटली 11,000 जितनी। अभी ये बढ़ कैसे गई? क्या कायदे से इंडिया का एरिया बढ़ गया है? नहीं। जो उसकी मेथोडोलॉजी है जो मेज़र करने की, वो हमने बदल दी है। सबसे पहले तो वही मेज़र करना किसने स्टार्ट किया था? तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने इसकी टेक्नोलॉजी लाई है मेज़र करने की, और इन लोगों ने जो मेज़र करते हैं ना उसमें बेस, एस्चुरीज़, इनलेट उन सबको जोड़ दिया गया है। जबकि पहले क्या था कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही हम देखते थे, अभी नहीं। अभी जो दूसरा-दूसरा आता है उन सबको जोड़ के ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी करती हुई हम कोस्ट लाइन को देखते हैं, और हमारी कोस्ट लाइन हो गई है 11,000 जैती। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें कहाँ पे देखने को मिला? तो वेस्ट बंगाल में मिला, जबकि पौंडुचेरी में 4.9 किलोमीटर जितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। केरला में 5% जितना स्मॉलेस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला है। गुजरात ने रिटेन की है हाईएस्ट पोज़ीशन, मतलब उसका अभी भी कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है? इससे पहले तमिलनाडु शायद नहीं था, जब तक मुझे याद है। बट अभी के लिए तमिलनाडु सेकंड है, और फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश थर्ड। हाँ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना कि भई पहले गुजरात था, फिर आंध्र प्रदेश था और फिर तमिलनाडु था, अभी उल्टा हो गया है। अभी हमारा क्या हो गया है भई, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया है जीटीए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ यार, ले लैंडस्लाइड के बारे में ये क्वेश्चन है, ये भी देख लेना, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए। फिर भाई कंडला, कंडला में भी अनाउंस किया है हमने मेजर इनिशिएटिव टू बूस्ट कैपेसिटी ऑफ कंडला पोर्ट। अब ये कंडला हमने क्यों बनाया था? तो जब हमारा पार्टीशन हो जाता है, उससे पहले तो हमारे पास कराची पोर्ट था, बट पार्टीशन हो गया तो कराची चला गया पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास पोर्ट नहीं था, तब हमने ये कंडला पोर्ट बनाया था, ठीक है? इसका रिसेंटली 2017 में नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो, और फर्स्ट इन्होंने बोला हुआ है पेरादीप पोर्ट। बट देखो जब तक मुझे पता है ना, पेरादीप फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है हमारा नावा शेवा। किसके अंदर? तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। और ये मैं कार्गो हैंडल की प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक? और इवन एरिया के बारे में बोलते हैं ना, तो एरिया के बारे में भी सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट है। एक टाइम तक ऐसा बोला जाता था कि कार्गो हैंडलिंग में एरिया में कंडला पोर्ट सबसे बड़ा है, बट अभी नहीं है, ठीक है? अभी हमारा मुंबई है। यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि पारादीप क्यों लिखा हुआ है। पारादीप ओडिशा के अंदर है, और वो ऐसा कोई रैंक नहीं लाता है। बट ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है, पारादीप का कुछ लेना-देना नहीं है। फिर ये भी गेटवे सर्व करता है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशिया के लिए, और कंडला इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हमने बनाया हुआ था 1965 के दौरान, तब ये पहला इंडिया का और एशिया का स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना था। फिर है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड पार्टनरशिप। ये हमने किसके लिए बनाया है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बनाने के लिए बनाया है। क्या हमारा फोकस है? तो क्लीन एनर्जी को हमें बढ़ाना है, दैट्स इट। किसका ये एग्रीमेंट है? तो भाई जीईएपी का और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। इसमें ये 100 मिलियन जितने डॉलर के फंड लेके भी आएगी, इनकी कोशिश करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी, डू रिमेंबर इट। इसमें हमारा एम क्या है? तो भाई 1 मिलियन जितने पीपल को एनर्जी एक्सेस मिले, 150 मिलियन जितने जो को ग्रीन जॉब मिले, और 4 मिलियन जितने को इमिशन अवॉइड कर पाए, 4 बिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। फिर है अंजी खाड़ ब्रिज। तो भाई इंडियन रेलवे ने रिसेंटली इसे अनवील किया है। कहाँ पे है ये? तो ये है रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लोकेट करता है पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर टू बारामूला रेल लिंक। ये इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बन चुका है। यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है 2-3 साल से लगातार, कि जो इंडिया का पहला बना हुआ ना उसको पूछा हुआ है, 2-3 साल से लगातार पूछा हुआ है। तो डू रिमेंबर इट, इंडिया का पहला बना है अंजी खाड़ ब्रिज। कहाँ पे है? तो कश्मीर के एरिया में है। चलिए, ये कनेक्टिविटी बढ़ा देगा। और ये कहाँ, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो अंजी रिवर के ऊपर है, इसलिए इसका नाम है अंजी रिवर। ये अंजी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए भाषिनी प्रोजेक्ट। भाषिनी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो मीट इन लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इनका काम क्या है? तो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का अंदर ये पार्ट है। सारी की सारी कोई भी हमारी स्कीम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उनको हर एक लैंग्वेज में ये एआई के बेस से ट्रांसलेट कर देता है, दैट्स इट। अभी न्यूज में क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल फंक्शनलिटी ऑफ ई श्रम पोर्टल। तो मतलब कि हमारा जो ई श्रम पोर्टल है ना, उसको भाषिनी प्रोजेक्ट का यूज करते हुए 22 लैंग्वेज में हमने इसको अवेलेबल करवाया, दैट्स इट। अभी हमारा ई श्रम पोर्टल क्या है? तो भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी लोग एंगेज हैं, उनका ये डेटाबेस है। फिर भाई कर्नाटका ने लॉन्च किया है गरुड़ाक्षी। गरुड़ाक्षी, गरुड़ अक्षी, मतलब कि गरुड़ की जैसे हम आपको सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है, तो आप ऑनलाइन इसकी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो, दैट्स इट। इसको किसके कोलैबोरेशन के थ्रू बनाया हुआ है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के थ्रू बनाया हुआ है। इसको आप यूज करोगे, ठीक है? एथिक्स के अंदर भी आप इसको यूज कर पाओगे।
और जो आपका गवर्नेंस के इनिशिएटिव होते हैं उसमें भी यूज़ हो जाएगा। और इवन फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या फिर स्पीशीज़ को कंज़र्व करने के लिए आता है, वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।